पाली राणा जुड़ चुकी हैं दिल्ली से मेरी कॉलीग, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके। दीपाली, अगर आज बाजार को देखें तो कमोडिटीज में अच्छी खासी तेजी हमने सिर्फ सोने में ही आते हुए देखी है। ऑल टाइम हाईज यहां पर फिजिकल मार्केट्स में देखने को मिले हैं। आपको याद दिला दें, जब हम फिजिकल मार्केट की बात करते हैं तो 12.5% की इंपोर्ट ड्यूटी, 3% का जीएसटी भी इसमें जुड़ जाता है, और इसीलिए हमने 48,600 के लेवल्स यहां पर फिजिकल बाजार में बनते हुए देखे हैं। फ्यूचर्स आपके सामने हैं, 48,340 के लेवल्स वहां पर हैं। चांदी में भी अच्छी खासी तेजी जारी है क्योंकि $18 के लेवल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हैं। भारतीय बाजारों में 38,390 जैसे लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। एक नजर डाल लेते हैं यहां पर कच्चे तेल के भावों में, जहां पर मुनाफा वसूली आज भी जारी है। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते यहां पर 3-3.5% की गिरावट थी, और आज की शुरुआत भी यहां पर मंदी के साथ ही हुई है। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं करीबन क्वार्टर से 0.5% के डिक्लाइंस यहां पर भी देखने को मिले हैं। जहां तक मेटल्स की बात है, यहां पर भी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार हुआ है। ज्यादातर मेटल्स के लिए कॉपर एक इकलौता ऐसा मेटल है जहां पर हमने लगातार बढ़त बनते हुए देखी है। पिछले हफ्ते की 2% की बढ़त के बाद आज यहां पर निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन 460 के लेवल्स पे फिर से यहां पर मुनाफा वसूली है। इन्वेंट्रीज हमने एल्यूमिनियम में यहां पर चढ़ते हुए देखी हैं, लेकिन बाकी मेटल्स की जो बढ़त है और शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहां पर एल्यूमिनियम में आज भी खरीदारी जारी है। लेकिन सुनील, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, सोने से ही शुरुआत करना चाहेंगे, यहां पर अब किस तरह के क्यूज हैं, निवेशक कैसे इसको अप्रोच करें? जी नमस्कार मनीषा जी। जैसे आपने बताया, रिकॉर्ड स्तर पे फिजिकल मार्केट में गोल्ड पहुंच चुका है। इवन हम डॉलर टर्म में देखें तो $1770 के रेंज में चल रहा है पर ट्रॉय आउंस में, अगर हम कॉमिक्स की बात करते हैं तो। और डोमेस्टिक मार्केट में 48,300 के रेंज में अभी रुका हुआ है। सारे फंडामेंटल्स देखिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सारे पॉजिटिव्स ही हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमारी बाय ऑन डिप्स ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमी के हवाले से हम बात करते हैं तो आईएमएफ फोरकास्ट जो है अभी डीपर रिसेशन के बारे में बात कर रहा है। और जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पैनिक जो है मार्केट में बना रहेगा, और गोल्ड का सेफ हेवन के तौर पे डिमांड जो है बरकरार रहेगा। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम अगर देखते हैं तो 10 साल के जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स होते हैं वो लोअर रेट पे हैं। तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है गोल्ड में रहेगा, जो कि ऑलरेडी 2.5 साल से आउट परफॉर्म करते आ रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा गोल्ड में कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बरकरार रखें। और अगर हम इंट्राडे ट्रेडर की बात करें आज के लिए, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा डिप अगर मिले 48,260 के रेंज में, तो बाई करके चलना चाहिए। एक 48,150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और इंटरडे में 48,500 से लेके 48,600 तक का डे रेंज जो है देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी का व्यू है, गोल्ड में पोजीशंस ऑन डिप्स खरीदारी की तरफ ही बनाने हैं। अच्छा सुनील जी, एक आउटलुक अपना क्रूड पर ही दीजिए, जहां पर हमने आज एक वीकनेस देखी है। यहाँ भी अगर यूएस की बात करें तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड स्तरों पर है, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ये तमाम फैक्टर्स है जो कि प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। काफी समय से एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, क्या ये इसी तरह से रेंज में ही बना रहेगा? कोई स्ट्रैटेजी ले यहाँ पर? जी, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और डिप देखने को मिल सकता है। अगर मैं WTI क्रूड की बात करूं तो मुझे लगता है कि $35 का रेंज जो है एक सेफर रेंज माना जाएगा, जो कि अभी $38 के आसपास चल रहा है। लास्ट 3 हफ्ते में इन्वेंट्री लेवल्स सरप्लस में आई हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे प्रेशर है। और जैसे आपने भी बताया कि रिकॉर्ड स्तर पे क्रूड ऑयल की जो अभी स्टॉक इन्वेंट्री जो है वो बनी हुई है यूएस में, और शेल का भी आउटपुट जो है अभी रिसेंटली बढ़ा है, जिस कारण से प्राइसेस में थोड़ी बहुत रुकावट हमें देखने को मिली थी। वो ओपेक प्लस कंट्रीज का जो प्रोडक्शन आउटपुट कट करने का जो डिसीजन था जुलाई एंड तक, उस वजह से हमें एक क्रूड ऑयल के प्राइसेस में मजबूती देखने को मिली थी। बट नियर टर्म में जिस तरीके से कोविड का सिचुएशन है, डिमांड में एकदम से सर्ज हमें बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हाइयर रेट होगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बेच के चलना चाहिए। तो डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में मुझे लगता है कि 2890 2900 के रेंज में सेल इनिशिएट करके चलना चाहिए। 2940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और डे ट्रेडिंग में मुझे लगता है 2800 तक का रेंज देखने को मिल सकता है। यानी कि गिरावट यहां पर कच्चे तेल में जारी रह सकती है। 2800 के लेवल सुनील आपको कह रहे हैं, आपको कच्चे तेल में फिलहाल वॉच करने चाहिए। लेकिन दीपाली, मेटल्स की बात करते हैं, और जैसे कि हमारी स्क्रीन पे वो फ्लैश है कि मेटल इंडेक्स इक्विटीज में एक हफ्ते के लोज पर है। लेकिन जहां तक मेटल एज अ अंडरलाइन कमोडिटी की बात है, यहां पर हमने फिर से थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुए देखा है। मेटल इंडेक्स आपने कैसे देखा है दीपाली, क्योंकि आप इक्विटीज भी यहां पर फॉलो करती हैं?
मेटल्स में इनफैक्ट अगर हम देखें मनीषा जी तो कॉपर में हमने थोड़ी मजबूती बनती हुई देखी थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से आप देखिए अपनी तेजी को गंवा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो, लेकिन इसके अलावा एल्यूमिनियम निकल लेड में मोमेंटम बना हुआ है। आपने मेटल्स का जिक्र किया, ये तो क्विकली सुनील जी से पूछ लेते हैं कि कॉपर में क्या प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है और क्या यहाँ पर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है? बताइए सुनील जी। जी दीपाली जी, मुझे लगता है कि ओवरबॉट जोन में आ गया है विद करंट सिचुएशन, क्योंकि सिर्फ चाइना एक मेजर ड्राइवर है अभी के हिसाब से। बाकी यूरोप और यूएस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे डिमांड में अभी भी कटौती है। हालांकि एलएमई पे स्टॉक का डिलीवरी बेस में कन्वर्ट होना वो जारी है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट मुझे लगता है कि खरीदी के लिए ये रेट थोड़ा हाई माना जा सकता है। तो मुझे लगता है एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग डे ट्रेडर्स को जरूर देखने को मिल सकता है। तो 460 के रेंज में कॉपर में सेल इनिशिएट करना चाहिए। 462 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और इंटरडे के लिए 455 तक का रेंज देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो 455 के टारगेट्स नीचे की तरफ, 462 को आपको रखना है स्टॉप लॉस। लेकिन अच्छा रन अप हमने मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स और साथ ही साथ मेटल कमोडिटीज में भी बनते हुए देखा है। तो शायद अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। एक क्विक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे, साथ ही खरीफ सोइंग से जुड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। पहुंच राउंड अप और फटाफट से बात करते हैं खरीफ सोइंग की, क्योंकि देश भर में मानसून समय से पहले पहुंचने से खरीफ की बुआई रफ्तार में है और पिछले साल के मुकाबले दोगुना हुआ है बुआई का रकबा। सोयाबीन के रकबे में सबसे ज्यादा बढ़त भी देखने को मिली है, लेकिन आगे की क्या स्थिति है इसी पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ एसीए के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी भी बने हुए हैं। अतुल जी गुड इवनिंग। पहले तो ये बताइए, जिस तरह अब तक तिलहन की बुआई की रफ्तार दिख रही है, उसे देखते हुए कुल बुआई को लेकर अब क्या अनुमान बन रहा है? देखिए, कोरोना टाइम में कुछ तो अच्छी न्यूज आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एटलीस्ट ऑयल सीड के कंटेक्स्ट में जो बोनी की रिपोर्ट आ रही हैं वो अभी तक तो काफी एनकरेजिंग है। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा एनकरेजिंग है ग्राउंडनट और सोयाबीन। सोयाबीन का नॉर्मल रकबा हिंदुस्तान में अबाउट 11 और 12 मिलियन हेक्टेयर का होता है। उसके सामने ऑलमोस्ट 25 तारीख तक की जो फिगर है उसमें 6.3 या 6.4 मिलियन हेक्टेयर ऑलरेडी बोया जा चुका है। ग्राउंडनट के अंदर भी हम लोग देखें कि 1.8 मिलियन हेक्टेयर के आसपास बोनी हो गई है। तो ओवरऑल ऑयल सीड की बोनी तो अच्छी हुई है, बट ज्यादा समय अभी इसमें मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार मानसून जो था बिल्कुल टाइम पे था और टाइम पे होने से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बट अल्टीमेटली ये देखना होगा इसका अंत कैसा होता है। तो ओवरऑल हम लोगों का जो आइडिया है कि नॉर्मल कोर्स में अबाउट 181 मतलब 18.1 और 18.2 मिलियन हेक्टेयर या 181-82 लाख हेक्टेयर की बोनी होती है ऑयल सीड की जी। इस साल इट इज पॉसिबल कि शायद 10 से 15% बोनी एक्स्ट्रा हो, क्योंकि रेंज जो है काफी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा रहा है। तो ओवरऑल ये साल ऑयल सीड के लिए मैं समझता हूँ ठीक ही रहना चाहिए और गवर्नमेंट का थ्रस्ट भी है कि इंपोर्ट कम हो। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी उसकी तरफ। एब्सोल्युटली अतुल जी, आपकी जो एक बात आपने कही कि कोई तो अच्छी न्यूज यहाँ पर है एंड क्लियरली हम उसी को यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर फ्लैश हो रही है नीचे कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा है, तो क्लियरली वो एक खबर है जो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन बाजार इसका भी व्यू यहाँ पर लेगा। मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं अब यहाँ पर स्ट्रैटेजीज के लिए। मनोज जी, जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि न्यूज तो अच्छी है, बुआई इस बार 10 से 15% ज्यादा रह सकती है, मांग को लेकर अब यहाँ पर क्या लगता है और आगे जाके खानों के तेल के भाव कैसे रह सकते हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल हमने अच्छी मजबूती जो है यहाँ पे आते हुए देखी थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे फिर एक बार उसके देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि खाने के तेलों में यहाँ पर डिफाइंड सोया तेल में 734 इस तरह देख मिल सकते हैं। वहीं अगर सीपीयू की बात करें तो कीमत फिर से 690 684 तक यहाँ पे दिखा।
अतुल जी, आपको क्या लगता है यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है भावों में? क्योंकि आज हमने देखा है कि आधे से 1.5% तक की मुनाफा वसूली हमने सभी खाने के तेलों में आते हुए देखी है। मॉनसून बेहतर है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाइज पर हो सकती है। खाने के तेलों में तो हमने सोयाबीन में, जैसे आपने कहा, 2000% ज्यादा इस वक्त अब तक बुआई हुई है। कितना प्रेशर इसका भावों पर रह सकता है? नहीं, ये तो देखिए, अभी कमोडिटी के प्राइसेस किसी भी उसमें मैं नहीं समझता कि उनको ऊपर जाने की कोई ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि इकोनॉमी वर्ल्ड की सब जगह हालत खराब है और हिंदुस्तान भी कोई मतलब उससे अछूता नहीं है। तो ऐसे हालात में और डिमांड डिस्ट्रक्शन इतना जबरदस्त है कि वी आर एस्टिमेटिंग ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 2 मिलियन और 2 मिलियन प्लस डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ऑयल्स में। तो ऑयल्स के अंदर तेजी कोई ज्यादा दिखाई नहीं देती है। मॉनसून अच्छा है, ओवरऑल डोमेस्टिक क्रॉप बड़ी होनी चाहिए। वर्ल्ड में कहीं भी तेलों की कोई कमी नहीं, चाहे वो पाम हो, चाहे वो सोया हो, चाहे वो सनफ्लावर हो। तो मैं नहीं समझता कोई बाजारों को कोई कहीं ज्यादा भागने की गुंजाइश है। चलिए, शुक्रिया अतुल जी बातचीत करने के लिए। और डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है। हालांकि अगर आप तमाम तिलहन को देखेंगे तो थोड़े दबाव के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है। शुक्रिया मनीषा जी, साथ ही मनोज जी और सुनील जी, आपका भी शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए। एक ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।